नमस्कार, सुबह 8 बजे के समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। सबसे पहले देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। पीएम मोदी ने निजी टीवी चैनल के प्लेनरी समिट को संबोधित करते हुए कहा कि देश के लिए अर्बन नक्सल बड़ा खतरा है। पीएम ने कहा कि आज का भारत बड़ा सोचता है और टारगेट तय करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विधानसभा में की गई घोषणा के बाद अनसर ग्रुप पर कार्रवाई शुरू। लखनऊ और गाजियाबाद में एफआईआर दर्ज। सहयोग करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी जांच शुरू हो चुकी है। बाहर का पैसा सरकार कराएगी वापस। आज से दिखेगा मथुरा वृंदावन में होली का उल्लास। राधा रानी मंदिर में खेली जाएगी लड्डू की होली। बरसाना में लठमार होली। मुख्यमंत्री आज करेंगे रंगोत्सव 2025 का शुभारंभ। देश विदेश के लाखों श्रद्धालु इसमें होंगे शामिल। पूरे प्रदेश में होलिकोत्सव को लेकर प्रशासन भी सख्त है। संभल में अमन चैन बनाए रखने के लिए शांति कमेटी में सीओ ने दिए सख्त निर्देश। कहा शांति व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ होगी कठोर कार्रवाई। और मुरादाबाद में 14 साल की नाबालिग लड़की को बंधक बनाने व धर्म परिवर्तन करने के मामले में धर्म विशेष के 4 युवकों पर मामला दर्ज। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया। 3 की गिरफ्तारी के लिए किए जा रहे प्रयास। और अब समाचार विस्तार से देख लेते हैं। पीएम मोदी ने अर्बन नक्सल को फिर एक बार देश के लिए बड़ा खतरा बताया है। निजी टीवी चैनल के प्लेनरी समिट को संबोधित करते हुए आतंक और नक्सलवाद की सफाई में मिली कामयाबी का उन्होंने जिक्र किया। अर्बन नक्सलियों से सचेत रहने के लिए लोगों को आगाह भी किया। पीएम ने बीते 1 दशक में आए बदलाव और देश की नई आकांक्षाओं को रेखांकित किया। पीएम ने कांग्रेस राज की याद दिलाते हुए उस पर कटाक्ष भी किया। पीएम ने स्पेस सेक्टर को युवा इनोवेटर्स के लिए खोलने और उसके नतीजे में 250 से अधिक स्पेस स्टार्टअप खड़े होने को सराहा है। उन्होंने कहा कि आज का भारत बड़ा सोचता है, पहले बड़े टारगेट तय करता है। आज का भारत बड़े नतीजे लाकर दिखा रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आज देश की सोच बदल रही है। पीएम मोदी को ऑनरेसी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ सम्मान से सम्मानित किया गया, जहां बारबाडोस सरकार ने ये सम्मान उनके रणनीतिक नेतृत्व व कोविड-19 महामारी के दौरान उनके सहयोग के लिए दिया है। बारबाडोस के ब्रेस्ट टाउन में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पुरस्कार भारत के विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने ग्रहण किया, जहां विदेश राज्य मंत्री मार्गेरिटा ने इस सम्मान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का प्रतिनिधित्व करना और उनकी ओर से प्रतिष्ठित पुरस्कार स्वीकार करना उनके लिए बहुत बड़ा सम्मान है। बारबाडोस के प्रधानमंत्री मिया अमोर मोटली ने 20 नवंबर साल 2024 को जॉर्ज टाउन गुआना में दूसरे भारत कैरिकॉम नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी के साथ बैठक की थी, जहां भारत और बारबाडोस के बीच 1966 से राजनयिक और दोस्ताना संबंध है। इस सम्मान दोनों देशों के बीच इस मजबूत साझेदारी का प्रतीक भी है। चलिए रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी। LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए। LIC के जीवन उत्सव के साथ फ्यूचर सेट है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास और अभियान के तहत गोरखपुर और बस्ती मंडलों के लिए एक संयुक्त क्रेडिट कैंप का उद्घाटन किया। इस अभियान के तहत युवा उद्यमियों को कारोबार के लिए ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जहां भाजपा की डबल इंजन सरकार ने देश में 10 लाख नए उद्यमी तैयार करने का एक बड़ा अभियान चलाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत गोरखपुर और बस्ती मंडलों के लिए एक संयुक्त क्रेडिट कैंप का उद्घाटन किया। इस अभियान के तहत युवा उद्यमियों को कारोबार के लिए ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। भाजपा की डबल इंजन सरकार ने देश में 10 लाख नए उद्यमी तैयार करने का एक बड़ा अभियान चलाया है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर सुरक्षा भी है, संस्कृति भी है और समृद्धि भी है। जहां संस्कृति है वहीं समृद्धि है, और इन सब के लिए आज हम प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। भारत
एक नई दिशा में चला है। पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक नए भारत का दर्शन किया है। यह भारत आज दुनिया को नेतृत्व देने वाला भारत है। ये नया भारत है। यह भारत किसी को अनुगामी नहीं बल्कि दुनिया को अपना अनुगामी बनाता है, अपने सामर्थ्य से, अपनी ऊर्जा से। और उस ऊर्जा के प्रतीक हैं आप सभी युवा, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया और अगले 2 वर्ष में भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। और अब मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान और संयुक्त क्रेडिट कैंप के बारे में भी जान लेते हैं। संयुक्त क्रेडिट कैंप का उद्देश्य उद्यमिता को बढ़ावा देने के राज्य के प्रयास के तहत युवा उद्यमियों को ऋण की सुविधा प्रदान करना है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 1 वर्ष में 1 लाख नए उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुफ्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। युवाओं के विजन को धरातल पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत की गई। 24 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना को लागू हुए अभी सिर्फ 1.5 महीने ही हुए हैं, यानी अभी पूरे 2 महीने भी नहीं हुए हैं, लेकिन उससे पहले ही लगभग 2,54,793 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंसल ग्रुप पर कार्रवाई का जो इशारा किया था वो अब जमीन पर उतरता दिखाई पड़ रहा है। अंसल ग्रुप पर लखनऊ में एफआईआर दर्ज होने के बाद अब गाजियाबाद में भी एफआईआर दर्ज हो गई है। ये रिपोर्ट देखते हैं। अगर एक भी होम बायर के साथ धोखा किया तो सारी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लेंगे। किसी होम बायर के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। लेकिन मैं इस बात के लिए भी आश्वस्त करूंगा कि अगर किसी को गलतफहमी होगी कि किसी गरीब का पैसा या किसी नागरिक का पैसा लेकर के वह कहीं भाग जाएगा तो पाताल से भी उसको निकाल करके लेके आएंगे और सजा दिला देंगे। मंगलवार को सदन में सीएम योगी ने जो वादा किया उसका नतीजा अब जमीन पर भी दिखने लगा है। होम बायर्स के साथ धोखाधड़ी मामले में अंसल ग्रुप पर अब कानून का शिकंजा कसने लगा है और लखनऊ में एफआईआर दर्ज होने के बाद अब गाजियाबाद में भी अंसल ग्रुप पर एफआईआर दर्ज हुई है। अंसल बिल्डर्स के खिलाफ लखनऊ के बाद गाजियाबाद में भी एफआईआर। जीडीए ने अंसल बिल्डर्स और उसके निदेशकों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक में दर्ज मामले में कंपनी के डायरेक्टर प्रणव अंसल, विकास यादव और जनरल मैनेजर अमित शुक्ला को नामजद किया गया। बताया जा रहा है कि अंसल ग्रुप को 2006 में डुंडाहेड़ा में 152 एकड़ में इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाने का लाइसेंस मिला था, लेकिन कंपनी ने न तो समय पे प्रोजेक्ट पूरा किया और न ही बाहरी एवं आंतरिक विकास कार्य किए। लगातार शिकायतों के बाद जीडीए द्वारा कराई गई जांच के बाद एफआईआर दर्ज कराई गई है। कई प्रकार की अनियमितताएं पाए जाने पर जांच कराई गई और फिर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा उनके जो प्रमोटर हैं और जो डायरेक्टर हैं उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा दी गई। अंसल बिल्डर्स पर एफआईआर दर्ज होने के साथ ही अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के बैंक खातों पर बुधवार को एनसीएलटी यानी राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण की ओर से नियुक्त रिसीवर ने रोक लगा दी। इस रोक के बाद अब अंसल के अधिकारी बैंक से पैसा नहीं निकाल सकेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं मथुरा के बरसाना में लड्डू मार होली की तैयारियां पूरी हो गई हैं। आज 50 कुंटल लड्डू में से श्री लाडली जी मंदिर में होली खेली जाएगी, जहां अबीर गुलाल से पूरा वातावरण रंगीन होगा। नंदगांव के पांडव के नृत्य और राधे राधे के जय घोष से श्रद्धालु भाव विभोर हो उठेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बरसाना पहुंचेंगे और रोपवे द्वारा राधा रानी मंदिर जाकर दर्शन पूजन करेंगे। वे राधा बिहारी इंटर कॉलेज के रंगोत्सव 2025 का उद्घाटन भी करेंगे। लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। यहां देश विदेश से लाखों की संख्या में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 9 एडिशनल एसपी, 23 सीओ समेत पुलिस के कई जवान तैनात रहेंगे। राम राजा सरकार ओ वीरा में दी गो सहारो, राम राजा सरकार, हे राम राजा सरकार, राम कि मैंने स्वयं कल श्रमदान किया है पूरी टीम के साथ
और मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि कोई बड़ा छोटा नहीं है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जितना हमारे आसपास की चीजें स्वस्थ रहेंगी, और केवल स्टेट की सफाई ही स्वच्छता का प्रतीक नहीं है, हमारा मन भी स्वस्थ होना चाहिए, हमारा तन भी स्वस्थ होना चाहिए, हमारे विचार स्वच्छ होने चाहिए। मैं निवेदन सभी ब्रिजवासियों को करूंगा, जो मंदिर अपना निज महल है भानगढ़, इसके नीचे जितने भी मकान हैं, योगी जी आदित्यनाथ जी जो है वहीं से संबोधन राधे राधे से जो है संबोधन करेंगे। मेरा एक निवेदन है हाथ जोड़ के सभी ब्रिजवासियों से कि इतने हमारे यहाँ पूरे प्रदेश के और आज के दिन देश ने विदेशों में भी पब्लिसिटी उनकी है और वो आ रहे हैं। सभी जब योगी जी आए तो अपनी छतों पे चढ़ करके राधे राधे से योगी जी को जो के साथ साथ संबोधन करें और इसमें अलग ही आनंद की अनुभूति आएगी। चलिए रुकते कौन छोटे से ब्रेक के लिए। वाह यार, क्या सही हो आप। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो, घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। होली का त्योहार आने को है, ऐसे में पूरी दुनिया में अपनी रंग बिरंगी होली के लिए मशहूर ब्रिज की होली के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। मथुरा में श्री लाडली जी मंदिर में लड्डू मार होली और बरसाना की लठ मार होली के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। होली पर्व के नजदीक आते ही सबसे पहले बात ब्रिज की होली की ही होती है। मथुरा में श्री लाडली जी मंदिर में लड्डू मार होली और बरसाना की लठ मार होली के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां आते हैं। 7 मार्च को लड्डू और 8 मार्च को बरसाना में विश्व प्रसिद्ध लठ मार होली के लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने तैयारियों का जायजा लिया और स्वयं रोपवे की नाली साफ की। उन्होंने श्री राधा रानी जी मंदिर पर साफ सफाई व्यवस्था को परखा और मंदिर के आसपास भी साफ सफाई की। 7 तारीख को लड्डू मार और 8 तारीख को लठ मार होली है और यहाँ न केवल प्रदेश से देश से बल्कि विदेशों से श्रद्धालु यहाँ आते हैं लठ मार होली और लड्डू मार होली देखने के लिए। तो उसकी तैयारी करने में प्रशासन लगा हुआ है और चूँकि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक और रूट को लेकर के समस्या रहती है तो आपकी मथुरा पुलिस के द्वारा DIG साहब ने एक QR कोड स्कैनर गूगल लोकेटर से लिंक करते हुए लॉन्च किया है, जिससे कोई भी श्रद्धालु यहाँ आए और वो अब पहले से ही उसको पता हो कि कौन सी पार्किंग में कितनी जगह है। 7 मार्च को श्री लाडली जी मंदिर में लड्डू मार होली, 8 मार्च को बरसाना रंगीली गली में लठ मार, 9 मार्च को नंदगांव लठ मार होली, 10 मार्च को वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में होली, 10 मार्च को श्री कृष्ण जन्म स्थान पर होली, 11 मार्च को द्वारकाधीश मंदिर में होली, 11 मार्च को गोकुल रमन देती गुरु शरणानंद महाराज के आश्रम में होली, 12 मार्च को वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में होली, 13 मार्च को फालेन गांव में होलिका दहन, 15 मार्च को दाऊजी में हुरंगा, 16 मार्च को नंदगांव में हुरंगा और 22 मार्च को वृंदावन रंगनाथ मंदिर में होली। वहीं पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। श्रद्धालुओं को सही रास्ता दिखाने के लिए जिलाधिकारी और SSP ने ब्रिज होली 2025 में श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए QR कोड एवं वेबसाइट bridgeholy.in का विमोचन किया। इससे श्रद्धालु पार्किंग और दर्शनीय स्थलों तक सुगमता से पहुंच सकेंगे। संभल में अमन कमेटी की बैठक में सीओ अनुज चौधरी ने कहा कि जुम्मा साल में 52 बार आता है लेकिन होली साल में एक बार होती है, इसलिए दूसरे समुदाय के लोगों को अगर रंग डाले जाने से धर्म भ्रष्ट होने का खतरा है तो वे होली के दिन घर से नहीं निकले। उन्होंने दोनों समुदाय के लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील की और साथ ही त्योहारों पर शांति व्यवस्था भंग करने वालों को चेतावनी भी दी है। जिस तरह मुस्लिम पूरे साल ईद का इंतजार करते हैं उसी तरह हिंदू भी होली का इंतजार करते हैं। होली रंग डाल के मिठाई खिला के मनाई जाती है, वहीं ईद में लोग सेवैयां बनाते हैं, गले मिलते हैं। उन्होंने कहा कि संभल प्रशासन किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेगा और कोई भी शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पीस कमेटी की मीटिंग लगातार पिछले 1 महीने से लगातार हमारे स्तर पे, उच्च स्तर पे, DM साहब, कप्तान साहब के स्तर पे
और सभी स्तरों पर, मोहल्लों में, चौकियों क्षेत्र में तो मीटिंग की जा रही है। इसलिए क्योंकि त्योहार जो होली का त्योहार है, और होली का त्योहार और उसी दिन, जिस दिन होली है उसी दिन जुम्मा भी है और रमजान भी चल रहे हैं, तो उस चीज को देखते हुए थोड़ा सा, और संभल का पहले कुछ दिन पहले, जैसे 3 महीने पहले यहाँ एक शांति भंग हुई थी, उस चीज को देखते हुए ज्यादा निगरानी और ज्यादा सतर्कता के साथ जो है मीटिंग की जा रही है, सबको अवगत कराया जा रहा है। नहीं, मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले, और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। बाराबंकी में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने होली पर शुद्ध खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। खास तौर पर तेल, दूध, मावा, पनीर और खोया की जांच की जा रही है। इसी क्रम में खाद्य विभाग ने ग्राम भुहेरा स्थित वी राइड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर छापा मारकर 15 लाख रुपए का संदिग्ध खाद्य तेल सीज किया है। फर्म में विमा, वसुधारा, शेरा और नेचर ड्रॉप ब्रांड के नाम से तेल की पैकिंग हो रही थी, लेकिन स्वच्छता मानकों का पालन नहीं किया गया था। टीम ने त्रिवेदीगंज और हैदरगढ़ की दुकानों से खोया व पनीर के नमूने भी लिए, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है। सहायक आयुक्त खाद्य डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जिले में 3 टीमें सक्रिय हैं और अभियान होली तक जारी रहेगा। उन्होंने जनता से पैकेट बंद खाद्य पदार्थ खरीदते समय बैच नंबर व निर्माण तिथि जांचने की अपील की। खाद्य सुरक्षा एवं औषध प्रशासन बाराबंकी की टीम जनपद में लगातार व्यापक छापेमारी कर रही है। इसी क्रम में नवाबगंज तहसील के भुवेरा ग्राम में एक फर्म है वी राइड इंडिया मल्टी ट्रेड लिमिटेड, इस पे टीम द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान यहाँ तेल की पैकिंग करते हुए मिला, जिसमें विमान ब्रांड, वसुधारा ब्रांड, शेरा ब्रांड, नेचर ड्रॉप ब्रांड से पैकिंग की जा रही थी और इन ब्रांड नेमों के लिए कोई वैध कागजात इनके पास नहीं थे और कार्यस्थल की स्थितियां बहुत अस्वच्छ और अस्वास्थ्यकर थी और तेल की गुणवत्ता भी संदिग्ध प्रतीत हुई। इसलिए लगभग 10,000 लीटर तेल, जिसका अनुमानित कीमत लगभग 15 लाख रुपए है, को मौके पर सीज कर दिया गया। यह अभियान होली त्योहार तक निरंतर चलता रहेगा। जनपद में 3 टीमें क्रियाशील हैं, जो अन्य जनपदों से भी आने वाली मिठाइयों और खोओं का यदि बाराबंकी में आती हैं तो उसका भी जांच कराई जाएगी और उनके भी विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने के बाद पत्रकारों से कहा कि कुंभ सबसे सफल आयोजन रहा। 66 करोड़ से अधिक लोगों ने कुंभ स्नान का लाभ प्राप्त किया। वाराणसी कुंभ का पलट प्रवाह पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने को आए श्रद्धालुओं, पुलिस प्रशासन और मंदिर प्रशासन ने सुगमता से दर्शन कराया। एक सिपाही, काशी के नागरिक और कर्मचारियों ने पूर्ण सहयोग भी किया। श्रद्धालुओं ने काशी में आकर बाबा विश्वनाथ का विधिवत दर्शन पूजन किया। इस मौके पर काशी के लोगों ने देश भर से आए तीर्थ यात्रियों के रहने, खाने और अन्य व्यवस्थाओं को शानदार तरीके से किया। ये सभी बधाई के पात्र हैं। कुंभ का सफल आयोजन होने के साथ साथ बाबा विश्वनाथ की कृपा से सब कुछ अच्छा हो गया है। महाकुंभ सकुशल संपन्न हुआ है। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम तट पर पहुंचकर अपनी पवित्र डुबकी लगाई है और देश के लिए, कल्याण के लिए सब लोगों ने प्रार्थना की है। मैं हृदय से आए हुए श्रद्धालुओं का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और वाराणसी में भी बाबा काशी विश्वनाथ के दर पर हम कह सकते हैं, लग रहा था पूरा देश दुनिया उमड़ पड़ा है। बाबा की कृपा से बहुत सफल रहा। वाराणसी के अपने भाई बहनों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने देश दुनिया से आए हुए सभी श्रद्धालुओं को व्यवस्थित ढंग से रहने की, खाने की और आने जाने की व्यवस्था प्रदान की। पुलिस प्रशासन ने, स्थानीय अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे कांस्टेबल्स ने, सिपाहियों ने, प्रशासन ने बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। चलिए अब वक्त तो चले एक और छोटे से ब्रेक का। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ,
5,000 बच गए तो नई साड़ी ले ले ना। पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़िया। जाओ भाई। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पिछले दिनों रायबरेली के सीएमओ कार्यालय में व्हीलचेयर न मिलने पर दिव्यांग पति को पीठ पर लादकर सीएमओ कार्यालय पहुंची थी, जिसका वीडियो वायरल होने पर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने जांच के निर्देश दिए थे। जांच पूरी होने पर डॉक्टर समेत 2 कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई है। दिव्यांग पति को बोर्ड के समक्ष दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने के लिए पेश हुई थी, जहाँ व्हीलचेयर न मिलने पर महिला पति को पीठ पर लाद कर ही बोर्ड के समक्ष ले गई थी, जहां कार्रवाई में नोडल अधिकारी डॉक्टर अंबिका प्रकाश को मुख्यालय से हटा दिया गया है। वहीं कर्मचारी अनुकांत आनंद को यूडीआईडी कार्य से हटा दिया गया है और अनिल कुमार को निलंबित कर दिया गया है। सुल्तानपुर में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने 12 बंजारा समाज के विशाल सम्मेलन को संबोधित किया। 12 बंजारा समुदाय के लोग घुमंतु के नाम से अलग अलग जातियों के नाम से जाने जाते हैं। उसका हक दिलाने के लिए सुल्तानपुर में विशाल रैली को संबोधित करते हुए पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सुभाषपा बंजारा समाज की 17 जातियों को दलित समुदाय में शामिल करने के लिए वे संघर्षरत है। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि पंचायती राज मंत्री ने ये बयान दिया कि केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए उनके द्वारा अब गांव-गांव में पंचायत सचिवालयों में जरूरतमंदों की मदद की जा रही है। उन्होंने उमरा जन समुदाय को पीएम सूर्य योजना से भी जुड़ने का आह्वान किया। कुछ जातियां हैं जो अभी सूची में भी नहीं हैं, जो प्रदेश की या देश की जो जातियों की सूची है उसमें नाम नहीं है, तो पहले तो उसमें ऐड कराने की पहली प्राथमिकता हमारी है। और जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं की जानकारी इन लोगों तक नहीं हो पाती है, जिससे उसका लाभ ये लोग नहीं ले पाते हैं। जो प्रधानमंत्री जी की सोच है, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी की जो सोच है कि जिनके घर राशन नहीं है, जिनके घर नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, उनके घर हम राशन दें, वो परिवार कम से कम जिंदा तो रहे, तो उनके घर तक राशन पहुँचे, तो उनका राशन कार्ड रहेगा तभी राशन मिलेगा। इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड, इनको जानकारी कि आयुष्मान कार्ड कैसे बनता है, आयुष्मान कार्ड बनने से क्या फ़ायदा है, क्या नहीं फ़ायदा है। तो जब इनको जानकारी कि 5 लाख रुपया मिलता है ऑपरेशन इलाज के लिए, जब इनको जानकारी होगी तो उसके लिए ये परेशान होंगे, बनवाने के लिए परेशान होंगे। उसकी व्यवस्था भी हम लोग जैसे गाँव में पंचायत सचिवालय के माध्यम से, वहाँ पंचायत सहायक के यहाँ हम लोग सारी व्यवस्था देने जा रहे हैं 1 साल के अंदर, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे किसी तरह का पेंशन का फार्म भरना हो, चाहे कोई फार्म भरना हो। ललितपुर में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद संवैधानिक अधिकार रथ यात्रा में भाग लिए, जहां रथ यात्रा के तुवन मैदान पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भर के लोग दिव्य कुंभ भव्य कुंभ से अभिभूत हैं। उन्होंने कहा कि जो काम मत्स्य समाज के लिए 70 सालों में नहीं हुए, वो मोदी योगी सरकार में हुए। आज उत्तर प्रदेश में मत्स्य उत्पादन दुगना हो चुका है। उत्तर प्रदेश अब सर्वोत्तम प्रदेश हुआ है। हमारी सरकार में 41.50 हजार करोड़ रुपए की धनराशि से मत्स्य पालन में आधुनिकीकरण का कार्य हुआ है। गंगा पुत्र है, प्रयागराज की धरती है, कम से कम धरती पर दुनिया के लोग आए और अभिभूत है इस दिव्य भव्य कुंभ में। और देखिए किस तरीके से अर्थव्यवस्था भी है, लोगों की आस्था भी है, लोगों का एक ऐतिहासिक स्थान भी आए। लोग देखा होगा कि पहली बार है 70 साल में कि हमने इनको आधुनिकीकरण किया है और उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश हुआ मत्स्य उत्पादन में। जब मैं आया था उससे पहले 6 लाख मीट्रिक टन था, अभी 12 लाख दुगना कर दिया मैंने। आज के दिन के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 30 प्रकार की परियोजना देकर इनको हम 60% सब्सिडी महिलाओं को दे रहे हैं। पिछली सरकारों ने तो 70 साल में केवल 3,000 करोड़ रुपया दिया, हमारी सरकार ने 6.5 साल में 41,500 करोड़ रुपया लेके आया इनके अंदर। तो ये सरकार हर संभव के लिए प्रयास कर रही है, इसीलिए आज के दिन में इनके विकास की धारा धीरे आ रहे हैं। लेकिन ये आरक्षण का मुद्दा इनका बड़ा है, इससे हम आगे बढ़ा।
बरेली की प्रतिष्ठित निजी विश्वविद्यालय फ्यूचर यूनिवर्सिटी ने EDUI AI समिट 2025 का आयोजन किया। ये शिखर सम्मेलन कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित शिक्षा प्रणाली और उसके संभावित प्रभावों पर केंद्रित था। कार्यक्रम में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के अलावा सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार सहित कई जनप्रतिनिधियों, शिक्षाविदों और तकनीकी विशेषज्ञ कार्यक्रम में शामिल हुए। शिखर सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के बढ़ते उपयोग और चुनौतियों जैसे विषयों पर गहन चर्चा हुई। इस अवसर पर AI तकनीक पर सभी ने अपने विचारों को साझा किया। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि विकसित भारत की कल्पना प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है और उसमें एक AI कारगर साबित होगा। AI के जरिए शिक्षा के क्षेत्र में जो कदम उठाए जा रहे हैं वे प्रशंसनीय हैं। AI एक एडवांस इंटेलिजेंस कहना चाहिए, जिसको एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिससे कि विकसित भारत की कल्पना जो हमारे नेता ने की है, मोदी जी ने, वो साकार रूप ग्रहण कर सकती है। अपने शैशव काल में ही फ्यूचर यूनिवर्सिटी ने इसको अपनी यहाँ की पढ़ाई को AI से कवर करने का जो बीड़ा उठाया है, वो न सिर्फ शिक्षकों की भलाई के लिए, शिक्षा की भलाई के लिए, बल्कि विकसित भारत की कल्पना जो मेरे नेता ने की है उस तक देश को पहुंचाने के लिए एक बड़ा कदम है और एक प्रशंसनीय कदम है। इसमें भी कोई शक नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं, लेकिन कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ के सुपरिणाम भी होते हैं, दुष्परिणाम भी होते हैं। हर एक का सकारात्मक पहलू भी होता है, नकारात्मक पहलू भी होता है। इसमें भी कोई शक नहीं कि AI इज ए गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। तो शिक्षा क्षेत्र वह क्षेत्र है जो बच्चों को ये दिशा देंगे कि आप इसे गुड सर्वेंट बना के रखें, इसको अपना मास्टर न बने। बाराबंकी जिले में संचालित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र गरीब मरीजों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। जिले के सरकारी अस्पतालों सहित कई स्थानों पर खुले इन केंद्रों से लोग गुणवत्तापूर्ण दवाइयां सस्ते दामों पर प्राप्त कर रहे हैं। लाभार्थियों के अनुसार जहां निजी मेडिकल स्टोर पर 1000 रुपए की दवाइयां मिलती हैं, वहीं जन औषधि केंद्रों पर वही दवाइयां मात्र 100 रुपए में उपलब्ध हो रही हैं, जहां जिससे मरीजों को बड़ी सहायता और राहत मिल रही है। करीब 4 वर्षों से जन औषधि केंद्र चला रहे श्री चंद्र वर्मा ने बताया कि ये केंद्र गरीबों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। सरकार की इस योजना से अधिक लोग लाभान्वित हो रहे हैं। जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को किफायती दरों पर दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे उनके इलाज का बोझ काफी कम हो गया है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो हमारे बाराबंकी में खुला हुआ है, इससे गरीबों को बहुत ही ज्यादा फायदा हो रहा है। जो नॉर्मल प्राइवेट में 1000 रुपए की दवाइयाँ आती थी, वो यहाँ पे 80, 90, 100 रुपए के अप्रॉक्स मिल जाती है और दवाइयों का काम भी वही है, कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं है काम। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से मरीजों का इतना भला है कि जो दवाएं 15-16 रुपए में मिलती हैं वो मात्र 400 या 500 रुपए में मिल जाती हैं और मरीज इससे बहुत ही लाभान्वित होते हैं। और वो पूर्णतया जो बाहरी दवाएँ लिखी जाती थी उस पर थोड़ा प्रतिबंध लगा है और अब ये सभी मरीज अपने को बहुत ही सुखी एवं स्वस्थ महसूस करते हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुलने के बाद गरीबों को बहुत ही प्रकार की राहत मिली है। जैसे जो दवाएं बाहर 1000 रुपए की मिलती थी, वही दवाएं अब यहाँ पे 90 से 100 रुपए की मिल रही है। लगभग 50 से 90% तक की छूट यहाँ पे मिलती है। इस केंद्र से बहुत से लोग, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो रहे हैं। गरीब आदमियों के लिए ये वरदान साबित हुआ है और जहाँ लोग 5000 की, 8000 की दवाएँ लेते थे, आज 700 की, 800 की, 1000 की दवा लेकर के उनका काम चल जा रहा है। बहुत सारे परिवार इसकी वजह से राहत महसूस कर रहे हैं। चलिए अब समय हो चुका है अंतर्राष्ट्रीय समाचारों का। भारतीय परामर्श फर्म क्रिसिल की ताजा रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक अमेरिकी टैरिफ और वैश्विक अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत की जीडीपी ग्रोथ वित्त वर्ष 26 में 6.5% रहने का अनुमान है। इसकी वजह सामान्य मानसून और कमोडिटी की कीमतों में नरमी जारी रहना बताया जा रहा है। और वही रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि घाटी महंगाई और आम बजट 2025-26 में टैक्स छूट की घोषणा और ब्याज दरों के काम होने से खपत बढ़ाने की उम्मीद है। जहां रिपोर्ट में PMI डेटा जैसे हाई फ्रीक्वेंसी डाटा के हवाले से बताया गया कि भारत प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच अपना शीर्ष स्थान बनाए हुए हैं।
समाचारों में सब फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।